Hello everyone, welcome you back students for another interesting session on chemical kinetics. तो स्टूडेंट्स आपने केमिकल काइनेटिक्स में मेरे साथ काफ़ी लेक्चर अटेंड किए और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने केमिकल काइनेटिक्स पार्ट वाइज किया, जिसमें हमने बताया व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, फिर हमने बताया व्हाट इज द रेट लॉ, फिर हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेशन करके दिखाई, रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेशन किया एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला। और उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई कि जो टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और इस साइंटिस्ट का नाम जिसने एक इक्वेशन दी, हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट एग्जाम के लिए, इस पे न्यूमेरिकल और कई एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। और आर्हेनियस ने खास बात बताई कि एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, हर एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है जो रिएक्शन के जिससे रिएक्शन पास करती है, जिसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये सारी बातें हमें अच्छी लगी और समझी, और देखो हर लेक्चर हम बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं और आपके लिए ला रहे हैं हर लेक्चर में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका हम डिस्कशन करते हैं, और 5 स्टार क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता है, जो पिछले साल बोर्डों में आए और फिर आ सकते हैं, उन सबकी हम डिस्कशन करते हैं। और हमारा एक मकसद खास, टू डी कोड केमिस्ट्री, टू डी कोड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की हर वर्ड को जो लिखा गया है उसको डी कोड करना। 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, कहीं भी लिखा है, हमारी कोशिश यही है कि केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री को डी कोड कर दिया जाए, जिसे कि हमें समझ में आए कि केमिस्ट्री में हम कर क्या रहे हैं, रिएक्शंस कैसे होती हैं, केमिकल चेंजेस कैसे होती है, तो केमिकल चेंजेस से कैसे नए नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और आने वाले समय में हम कोई भी सब्सटेंस बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनाने में कामयाब हो जाएं। और जैसे कि बड़े बड़े क्राइसिस आ रहे हैं, कोरोना और ये, इनके लिए भी मेडिसिन की और वैक्सीनेशन की दौड़ लग रही है, तो बायोकेमिस्ट्री पूरी तरह तैयारी करके बैठी है और पूरे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं केमिस्ट्री के, कौन से कंपाउंड्स यूज होंगे। तो ये सारी केमिस्ट्री चल रही है स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, जो भी काम आप कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो, जो कपड़े पहन के बैठे हो, जो घर बने हुए, सब केमिस्ट्री के कंपाउंड्स, केमिकल। एस्ट्रोनॉट बनोगे तो पता लगेगा इसका जो सूट है तो बहुत ही कॉस्टली है, वो कैसे बनेगा और कैसी प्रॉपर्टीज होंगी उनकी स्टूडेंट, और कैसे ये रॉकेट ऊपर जाएगा, ये सारी चीजें अमेजिंग है, अमेजिंग है। मैं करूँ वो हर चीज, जितना हम जब कोई चीज को समझ जाते हैं स्टूडेंट, जब हम किसी चीज को लर्न करते हैं, जब हम उसकी एप्लीकेशंस में देखते हैं कि हम तो खुद ही उन सब चीजों को यूज कर रहे हैं, और उनकी एप्लीकेशंस अभी और भी बहुत ज्यादा हैं और इसी के लिए रिसर्च चल रही है, तो हमें लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट बढ़िया है, इसे ही कहीं करना चाहिए। बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स, चिंता मत करो, बहुत कुछ कर सकते हो, समझ लो। हमारा मकसद बेसिक कंसेप्ट को समझना, एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो हम सारे के सारे क्वेश्चन और सारी केमिस्ट्री की बुक को अच्छी तरह समझ लेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अगर हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आई स्टूडेंट, तो फिर केमिस्ट्री एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हम रिकैप हमने किया आपको। अब देखो जो आज का टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग है स्टूडेंट, उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा यूज है। ऊपर आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, देखो मैं इसमें बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, की टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ गया, और बहुत सारी रिएक्शन जो कोल्ड कंडीशन में नहीं हुई हमने हीट की और उनको कर लिया और रेट को बढ़ा दिया। और उसके हमने रीजन भी देखे, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कैसे काम कर रहे थे। अब देखो कैटालिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दौड़ है केमिस्ट्री में, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं केमिस्ट्री में, हर समय कोई रिएक्शन कर रहे हैं, और कई बार रिएक्शंस का रेट इतना स्लो होता है स्टूडेंट्स की, बहुत डिफिकल्ट होती है ऐसी रिएक्शन करनी। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हमें पता लगा कि कैटलिस्ट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देते हैं। क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं स्टूडेंट, कैटालिस्ट होते हैं। आप ये कहना चाहते हो स्टूडेंट्स की कैटालिस्ट होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। तो जो कैटालिस्ट होते हैं, आपने मुझे बताया सर कि कैटालिस्ट जो होते हैं ये रेट को बढ़ा देते हैं सर, ये इंक्रीज कर देते हैं, किसको इंक्रीज कर देते हैं, रेट को। तो दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही थी उसे फास्ट कर दिया इसने। जो रिएक्शन मेरी 3 घंटे में होनी थी वो 3 सेकंड में होगी स्टूडेंट, 3 मिनट में होगी, तो कमाल हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो इंडस्ट्री में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं,
और अगर उनको बहुत समय लगेगा बनाने में तो बहुत एनर्जी यूज होगी, और फिर तो वो बहुत कॉस्टली आएंगे, हमारे को इकोनॉमिकली वायबल नहीं होंगे। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो हमें पता है वो रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, वो कम समय में होनी चाहिए, कम एनर्जी से बननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी 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 चाहिए किसी भी चीज को बनाने के लिए। स्टूडेंट कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कई तरीके की एनर्जी, फोटोकेमिकल, हर तरह की एनर्जी का तुम यूज कर रहे हो स्टूडेंट, तो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल हो, कम से कम समय लगे, रिएक्शन फास्ट हो, इसके लिए कैटालिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो कैटालिस्ट क्या करता है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन कोई नई बात नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। इज ए सब्सटेंस which speeds up the reaction but is chemically unchanged at the end of the reaction। तो ये स्पीड को बढ़ाएगा, क्या करेगा, स्पीड को स्टूडेंट्स इंक्रीज करेगा, और खुद ये एंड ऑफ द रिएक्शन में अनचेंज्ड रहेगा, वापस मिल जाएगा जितना यूज किया, एग्जैक्टली सेम मास वापस मिल जाएगा जितना हमने यूज किया। इसका मतलब इसका ये रिएक्शन में वापस आ गया, इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया, एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया रिएक्शन को होने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखी स्टूडेंट, यहाँ पर एक KClO3 को हम कर रहे हैं डिसोशिएट स्टूडेंट। ये जो KCl होता है स्टूडेंट, ये एक सॉलिड, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ KClO3। तो यहाँ पर हमने कहा लो इसको हम हीट करते हैं, तो ये देता है हमें 2KCl और ऑक्सीजन गैस बनती है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन अगर हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, ये कह रहा हूँ MnO2 ऐड कर दिया स्टूडेंट, पिंच ऑफ MnO2, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, फास्ट हो जाती है। देखो, तो ये कैटालिस्ट का काम करता है, यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करता है स्टूडेंट्स। तो आपको पहले ही पता है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है और हम कैटालाइज करते हैं। आपको पता है, यहाँ पे हमने लिखा मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो आप स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं हैबर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिससे अमोनिया बहुत बनाया जाता है। अमोनिया क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं स्टूडेंट, जिससे कहीं फर्टिलाइजर और बहुत कुछ बनेगा। तो हैबर प्रोसेस में ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन के साथ, और ये बना दिया हमने अमोनिया। लेकिन ऐसे तो रिएक्शन होने वाली नहीं है स्टूडेंट, इसके लिए कैटालिस्ट का यूज किया गया। देखो आयरन, तो आयरन एक कैटालिस्ट का रोल प्ले करता है इस रिएक्शन के अंदर। और भी तुम देखोगे इसमें बुक में शायद मोलिब्डेनम लिखा होगा, MO, वो एक प्रमोटर का काम करता है, कैटालिटिक एक्शन ऑफ आयरन को बढ़ा देता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है स्टूडेंट की, नेम द कैटालिस्ट और नेम द प्रमोटर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन द हैबर प्रोसेस। कोई भी चीज हम बताते हैं सब स्टूडेंट, उसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ कैटालिस्ट ने क्या काम किया स्टूडेंट्स, ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, आपको पता लगा होगा, देखो यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे ट्रांजिशन एलिमेंट, वेनेडियम पेंटॉक्साइड लिखा, निकल लिखा, प्लेडियम, प्लैटिनम, ये सब अच्छे कैटालिस्ट का काम अदा करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स की जो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे कैटालिस्ट बन जाते हैं, उसके भी रीजन हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में है केमिस्ट्री ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब हम उन्हें पढ़ेंगे हम बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह से वो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है एक्टिवेशन की, तो वो कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर हमने बताया कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। कैटालिस्ट यहाँ पे मैंने लिखा, कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप ए रिएक्शन but is chemically unchanged at the end of the reaction. When the reaction has finished, you would have exactly the same mass of catalyst as you had at the beginning. Interesting कि कोई भी मास में चेंज नहीं आई, लेकिन रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया देखा, कन्वर्शन ऑफ SO2 into SO3 ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस लिए यूज हुआ स्टूडेंट, आपको याद आएगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या बना रहे थे, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। जिस कंट्री में जितना ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब वो उतना रिच कंट्री होता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, यूजेस बहुत ज्यादा हैं। इसको बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज हुआ। उन्होंने क्या किया, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर से, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, और फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ओलियम बनाया, और उसे डिल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो मेन प्रोसेस होती है वो स्टूडेंट वो ये होती है कि SO2 जो होती है हमारी गैस,
क्या होती है, SO2 को हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये SO3 गैस में। तो ये एक रिएक्शन होती है जिसको हम करते हैं स्टूडेंट, बार बार करते हैं, तो हमें ये करना पड़ता है। देखो तो यहाँ पर हमने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, पर इसके लिए कैटालिस्ट यूज होता है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। देखो ये कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती है। नहीं तो ये रिएक्शन बहुत स्लो है स्टूडेंट्स, तो बहुत समय लगेगा, और इंडस्ट्री में ये मैंने बताया एनर्जी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऐसी है जो स्टूडेंट तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजिनेशन में बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में पता है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बताया अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं एल्कीन्स, उनकी हाइड्रोजिनेशन, उनमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। तो होगा क्या स्टूडेंट, देखो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स जैसे होते हैं, एल्कीन्स जैसे होते हैं। अब इनके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्या है, HH, लेकिन ऐसे तो ये ऐड होती नहीं। इसमें अगर निकल डाल दें एज ए कैटलिस्ट तब ये रिएक्शन हो जाती है। और जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू मेक वनस्पति घी है, वो भी यही है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, लेकिन कैटलिस्ट निकल होगा, पैलेडियम या प्लेटियम की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर ये क्या बना देता है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड जो होता है ये टूट जाता है स्टूडेंट। ये एक इधर गया, एक इधर गया, और हाइड्रोजन आ गई, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई सर, तो इसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कह सकते हो, एडिशन रिएक्शन कह सकते हो। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुई है, ये निकल क्या काम करता है, ये कैटालिस्ट करते क्या है सर, आपको पता होना चाहिए। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस स्टूडेंट्स। तो इसमें हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात है कि ये निकल जो होता है पाउडर फॉर्म में, ये अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेता है। जब मैंने सरफेस केमिस्ट्री एड्सॉर्प्शन की बात की थी या करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि एड्सॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद फिर वो हाइड्रोजन जो होती है इसके साथ रिएक्ट कर जाती है। यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लग रही है। तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाइड्रोजन उस दोनों एक ही साइड से आ रहे हैं, और अगर यहाँ पर कायरल सेंटर बन जाता है तो हमें पता किस टाइप के कंपाउंड बनने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे जब हम स्टडी करेंगे। तो निकल अपने सरफेस पे इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये रिएक्शन फास्ट होती है, और ये फिर रिएक्ट कर जाते हैं, ऐड कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहले ये टूट जाते हैं। इनको बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब निकल हम ऐड करते हैं तो क्या करता है निकल, ये निकल है, निकल का सरफेस है, तो ये हाइड्रोजन उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, केमिजॉर्प्शन हो जाता है स्टूडेंट। फिर ये अब आसानी से इनके साथ रिएक्ट कर सकता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी हाई है, तो ये मुश्किल था, लेकिन एक बार ये निकल के ऊपर आ गया, ये निकल है मेरा, तो निकल के ऊपर ये चिपक गए, तो ये फिर रिएक्ट करते हैं फास्ट, तो कैटालिटिक एक्शन कहते हैं इसको। इस तरह से ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो गई स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ए डबल बॉन्ड ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये सारी रिएक्शन क्या शो करती हैं कि कैटालिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट, और इसका मास चेंज नहीं होता, एंड में वापस उतना ही मिल जाता है जितना हमने डाला था। तो ये स्टोरी है कि फिर ऐसा क्यों करता है कैटालिस्ट। सवाल आप यही पूछोगे सर, कैटालिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को क्यों बढ़ाते हैं, व्हाट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। तो हम अगर पूछें कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्लो या कितनी फास्ट होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट। तो आपको हमने बताया था पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में, कि एक आर्हेनियस ने इक्वेशन दी थी। क्या बोला था आर्हेनियस, कहता है कि K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ये आर्हेनियस की इक्वेशन है, याद आई तुम्हें, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन से ये शो होता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है जिसके पास एनर्जी होती है इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपके पास एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्शन में, क्या होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
जिनके पास एनर्जी होती है इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जो रिएक्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और इसके ने ग्राफ भी दिखाया था लास्ट टाइम स्टूडेंट, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्राफ दिखाया था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गई थी जब टेम्परेचर को बढ़ाया था। तो यहाँ पर तो मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या करेगा स्टूडेंट, ये पॉइंट आ गया कि यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ कैटालिस्ट काम करेगा जिसके कारण की रिएक्शन फास्ट हो गई। तो एक्टिवेशन की कंसेप्ट मिली थी हमें आर्हेनियस से। उनका कहना यह है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और जितनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ही जो रिएक्शन है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिएक्शन ज्यादा मुश्किल होगी, उसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अगर आप एक माउंटेन चढ़ रहे हैं, अगर उसकी हाइट बढ़ती जाएगी तो उतना ही आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको चढ़ने में स्टूडेंट्स। तो अगर किसी तरीके से मैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, फिर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। आंसर इज यस। तो यहाँ पर यही सीक्रेट है इसकी कि हम क्या करेंगे, कैटालिस्ट जब ऐड करते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, जो कैटालिस्ट होता है हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये लोअर कर देता है। क्या करता है लोअर, किसको, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ गया पेपर में कि व्हाई डज ए कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है स्टूडेंट। अब बताइए कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई स्टूडेंट्स तो अब क्या होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो हमने कहा रिएक्शन फास्ट हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों हुई आप पूछोगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने कैटलिस्ट ऐड किया तो रिएक्शन का एक पाथ होता है, रिएक्शन किसी पाथवे से चलती है, रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट। जब हमने बताया था मॉलिक्यूलरिटी के टॉपिक में कि रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो कई स्टेप्स में होती है। तो उसमें हमने ये भी बताया कि रिएक्शन जो होती है उसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया था स्टूडेंट मैंने, या एक इंटरमीडिएट बनाया था स्टूडेंट मैंने। क्या बनाया था, इंटरमीडिएट। और उसके बाद वो प्रोडक्ट बने थे। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है, कोई दूसरा रास्ता वो ले लेती है, रिएक्शन कोई डिफरेंट पाथ को फॉलो कर लेती है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है कैटलिस्ट को ऐड करने से। और उससे क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। क्योंकि यहाँ पर ये जब तक ये एनर्जी नहीं है, ये फ्रैक्शन है, सिर्फ वही रिएक्ट कर सकती है जिनके पास एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिर, हमने ये कहा इट इज बिलीव्ड दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म by reducing the activation energy between the reactants and products, hence lowering the potential energy barrier। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये आंसर है क्वेश्चन का। जो हम यहाँ लिखते हैं वो आंसर होते हैं, नोट्स आप बना ही रहे हैं। और जो चीज को बता रहा हूँ देखो उनको रेड मार्क से हम कर रहे हैं, आप लाल पेन से निशान लगाइए। तो कैटालिस्ट कैसे काम करता है, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई स्टूडेंट, एक ग्राफ दिखा रहे हैं आपको किस चीज का। देखो ग्राफ केमिस्ट्री में बार बार मैं बनाता हूँ, एक प्लेन ऑफ पेपर पे ग्राफ जब बनते हैं तो दो एक्सिस का ही यूज होता है, तीसरी एक्सिस मैं कहीं दिखा नहीं रहा, वो 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है स्टूडेंट। कोई भी ग्राफ बनाता हूँ दो ही एक्सिस लेता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब रिएक्टेंट्स, किसकी पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स की, जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी थे, ये रिएक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट है मेरे। तो जैसे जैसे इनके पास कोई एनर्जी होगी जिसे इंटरनल एनर्जी कहा जा सकता है, यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कह सकते हो। इनके पास पहले कोई एनर्जी थी जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, इसको मैं कह सकता हूँ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स है, ई आर, इंटरनल एनर्जी है रिएक्टेंट्स में कोई। अब ये रिएक्शन ऐसे तो होती नहीं, कोई भी रिएक्शन हो रही है ये कोलाइड करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है जो हम बार बार यहाँ दिखा रहे हैं। एक रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, एक मोल भी अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें 10 पावर 23 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे।
अब आपस में कोलाइड करते हैं, किसी के पास ज्यादा एनर्जी है, किसी के पास कम एनर्जी है, पर जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है वो तो प्रोडक्ट बना नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने दिखाया, ये देखो, ये दिख रहा हूँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी है स्टूडेंट, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको पार करके फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स है। इसको तुम HP कह सकते हो और इसको तुम HR कह सकते हो, और जो निकलती है उसको डेल्टा H कह सकते हो स्टूडेंट। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है जिसे, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बात समझ में आई कि मैंने क्या दिखाया और क्यों दिखाया स्टूडेंट? ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। तो कितनी हीट निकलेगी जब रिएक्शन होगी, या एब्जॉर्ब भी हो सकती है अगर ये वैल्यू उसके ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। तो कैटालिस्ट को मैंने ऐड कर दिया, तो कैटालिस्ट ने क्या किया? तो कैटालिस्ट कह रहा है कि उसने, कैटालिस्ट ने इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो एक और ग्राफ मैंने दिखाया, ये वाला। तो यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई स्टूडेंट, कम हो गई, ये लाल पेन से दिखी हुई है, आप देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, कम हो गई। जब मैंने कैटालिस्ट डाला स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन ने अपना रास्ता बदल लिया और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं जी इसका रेट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो गया स्टूडेंट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन कैटलिस्ट इज added, because the catalyst provides an alternate path and by reducing the activation energy, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो, इसी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो कैटलिस्ट डालने से आपने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो यहाँ पर कोई डाउट किसी स्टूडेंट को कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? बहुत एग्जांपल हैं, हमने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल लिए यहाँ पर, और फिर आपको बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी जब तक नहीं होगी तो रिएक्शन होगी नहीं। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया स्टूडेंट्स। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, वो रिएक्शन फास्ट होने वाली है। तो यहाँ पर ये स्टोरी है। अच्छा, देखो हर चीज को नोट कर लो, हर चीज को नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। अब आगे गए, अब यहाँ पर हमने आपको कुछ दिखाया है। क्या दिखाया स्टूडेंट्स? हम ये कह रहे हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कुलियंस। देखो हमने बात की थी स्टूडेंट्स इफेक्टिव कुलियंस की, टेम्परेचर के इफेक्ट में। आपको समझ में आई कि मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं, मान लो मैंने कहा A + B गिव्स C, तो आपने कहा ये कोलाइड करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे थे। कोलाइड करेंगे तो क्या सारे कोलाइड करेंगे तो रिएक्ट कर देंगे? आंसर नो। तो कितने रिएक्ट करेंगे? जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जिनके पास इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो सारी कुलियंस इफेक्टिव नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं, नॉट ऑल कुलियंस आर इफेक्टिव। सिर्फ एक फ्रैक्शन होगी जो इफेक्टिव होगी, बाकी वेस्ट हो जाएंगी, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी अगर इफेक्टिव नहीं है। कुलियन और इफेक्टिव कुलियन में फर्क समझ आया हमें, तो उनके पास ज्यादा एनर्जी है, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब क्या होगा कि जब मैंने कैटालिस्ट ऐड कर दिया, आपने कहा कैटालिस्ट ऐड कर दिया, तो इसने क्या कर लिया? डिक्रीज कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। राइट स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर हम एनर्जी है। हमारे ग्राफ में यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, एनर्जी लिख रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वाले कौन से हैं वो हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं स्टूडेंट? ये एनर्जी है हमारी और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो एनर्जी का एक ग्राफ हमने देखा कैसा होता है, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ हमने दिखाया था जब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको बताया था कि कैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की। और ये इस तरह ग्राफ दिखाया था। यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये यहाँ से ये हमारा जो है ये ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ओरिजिनल।
तो ये थे पार्टिकल्स, ये वाले थे मेरे मॉलिक्यूल जो मैंने ब्लैक पेन से दिखाए हैं, विदाउट कैटालिस्ट जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो टोटल मॉलिक्यूल्स में ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द ग्राफ हैड एनफ एनर्जी। ये हैं जो रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, बाकियों के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, कोलाइड भी करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। जब मैंने कैटालिस्ट डाल दिया तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई क्या कम हुई? कम हो गई ना। अब जो नई एक्टिवेशन एनर्जी बनी है वो ये बनी है, मैं इसको कह रहा हूं ईसी। ये ई कैटालाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी है स्टूडेंट, ईसी कैटालिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है व्हेन कैटालिस्ट इज एडेड, व्हेन कैटालिस्ट एडेड। और इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? ईसी की वैल्यू लेस है देन ईए। तो ये इनिशियल मेरी वैल्यू थी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, और ये जब कैटालिस्ट ऐड कर दिया ये कम हो गई, ये कम हो गई, तो यहां पर आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां पर पहुंच गई स्टूडेंट, देख रहे हैं? तो अब क्या होगा, ये फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, देख रहे हैं? ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो भी, उनके पास भी इनमें इस एरिया में एनर्जी है। तो अब क्या हुआ, अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गया स्टूडेंट। कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे देख रहे हो, ये लो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ऐसा कलर लेते हैं जो दिखे। अब देखो ये वाले मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए इसमें, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, विच हैव एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसलिए अब क्या हुआ, फिर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज, बिकॉज अब हमने दिखाया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी स्टूडेंट्स greater than activation energy or equal to increases by addition of catalyst, by addition of catalyst. Why? due to decrease in एक्टिवेशन एनर्जी। इसको नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी इस पॉइंट पे पहुंच गई, ये यहां आ गई है, ये वाला मेरा लो, ये मेरी नई एक्टिवेशन एनर्जी है ईसी देख रहे हो, ई ए से कम हो गई, ई ए से कम हो गई स्टूडेंट नई एक्टिवेशन एनर्जी। इसी के कारण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, इसीलिए रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ गया स्टूडेंट। एनी डाउट हियर? देखो हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए उनको एक्सप्लेन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? अभी तक किसी को कोई डाउट है? ये लाइव इंटरेक्शंस होते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट है आप बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें समझना है, चीजों को समझना है, उसके बाद आंसर लिखने आसान होते हैं एग्जाम में। रट्टेबाजी से फायदा नहीं होना, हम रट्टेबाजी नहीं करते, समझते हैं चीजों को। हम कर रहे हैं आपके सामने केमिस्ट्री को डिकोड, बार बार कह रहे हैं, और सारी केमिस्ट्री को डिकोड कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, फिर यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, और उसने ये क्वेश्चन दे दिया पेपर में, क्या क्वेश्चन दे दिया, हमें पता लगा कि कैटालिस्ट जो होता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी वो बढ़ जाता है, और उससे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्शन का पाथ बदल जाता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है। और हमने डायग्राम भी दिखा दी ग्राफ भी बना के दिखा दिए स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन आ गया पेपर में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या दिया उसने, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिएक्शन। अब बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स?
अब इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है, हमने हमने पढ़ा था स्टूडेंट रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या पढ़ा था? रिवर्सिबल रिएक्शंस। जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा 11th क्लास में, तो हमने आपको बताया रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, की रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड होती है एक बैकवर्ड होती है, कोई भी रिएक्शन होती है। तुमने कहा सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? आपने कोई भी रिएक्शन लिखी, आपने कहा ये लो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद आयोडीन गैस, तो आपने ऐसे एरो लगाया, तो इसका एक फॉरवर्ड रेट होगा स्टूडेंट, एक बैकवर्ड रेट होगा। क्या कह रहा हूं मैं? चलो इसको और सही कर देता हूँ। ये फॉरवर्ड रेट है, ये मेरा बैकवर्ड रेट है स्टूडेंट। तो ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और आर भी क्या स्टूडेंट? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, शुरू में क्या हुआ, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, एच बनता गया, और थोड़े समय के बाद एच फिर टूट के वापस आया, हाइड्रोजन आयोडीन पे आता गया। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, कंसंट्रेशन आयोडीन की और कंसंट्रेशन एच की चेंज होने वाली नहीं है स्टूडेंट। तो आपने लिखा ही था एट इक्विलिब्रियम केस क्या होता है, यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन आपने लगाया था, आपको याद आ गया होगा, ऐसी रिएक्शन हमने लिखी थी। तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब हमने डाल दिया कैटलिस्ट स्टूडेंट्स, तो बताओ कि क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है बोर्ड में। तो क्या फर्क पड़ेगा केसी पर? क्या केसी बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? ये क्वेश्चन था। कोई बता सकता है इसका आंसर फिर क्या होगा? क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा या सेम रहेगा? एक बता सकता कोई स्टूडेंट इसका आंसर? देखो कि जब एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो उसने इंक्रीज कर दी स्पीड को, तो रेट फॉरवर्ड का भी बढ़ गया और बैकवर्ड का भी बराबर बढ़ गया। तो बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट स्टूडेंट एक चीज याद रखना, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ इंक्रीजेस, बोथ इंक्रीजेस। इससे फिर क्या होगा? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सो सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन। इसका कोई भी इफेक्ट होने वाला ऑन के सी, इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक फर्क पड़ने वाला है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अब जल्दी जल्दी आ जाएगा, तो ये फास्टर एक्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड फास्टर। क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड फास्टर, दैट्स ऑल। इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड फास्टर स्टूडेंट, लेकिन केसी की वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड टू इक्वल एक्सटेंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा? Reaction can speed up by the addition of catalyst, including reversible reactions involving final equilibrium state. Reversible reaction equilibrium state is one in which forward and reverse reactions are equal. Equilibrium क्या होता है? Rate of the forward is equal to rate of the backward. Catalyst increases both the forward and reverse reaction equally, thereby allowing the system to reach equilibrium faster. और कुछ भी नहीं होगा, बस इक्विलिब्रियम फास्टर हो जाएगा। यहाँ पे फास्ट होगी, केसी की वैल्यू सेम रही, कोई चेंज नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स को नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। एक क्वेश्चन ये आया था जो मैंने यहाँ लिखा। अब एक क्वेश्चन और आया था, वो क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 2 आया था। क्या था? व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट डेल्टा जी
अब क्वेश्चन ये आ गया, डेल्टा जी क्या होता है? तुमने पता ही है स्टूडेंट, डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। आपने बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी क्या होता है? ये स्पॉन्टेनियस कंडीशंस को बताता है किसी भी रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बताया था हमने। जब रिएक्शन डेल्टा जी जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम हो गया, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। तो ये एक यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। अब उसने पूछा कि डेल्टा जी पर क्या फर्क पड़ेगा जब मैंने कैटालिस्ट ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। तो बताइए तुम्हारा क्या आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर अस? एग्जाम में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? है किसी के पास आंसर? देखो, डेल्टा जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैटालिस्ट विल नॉट अफेक्ट, कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट स्टूडेंट, कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट डेल्टा जी। तो डेल्टा जी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट। सिर्फ रिएक्शन की स्पीड बढ़ने वाली है, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन पे। इस कोई भी इसका रिलेशन नहीं है, डेल्टा जी के साथ कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो, हमने यहाँ लिखा था एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन by forming temporary bonds with the reactant resulting in intermediate complex. This has a transitory existence and decomposes to yield the product. तो देखो, कोई भी जब मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूं तो ये स्टोरी है उसकी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन एक इंटरमीडिएट बनाता है, एक टेम्परेरी बॉन्ड्स बना लेता है। कैटलिस्ट में और रिएक्टेंट्स में टेम्परेरी बॉन्ड्स बन जाते हैं स्टूडेंट, जिसके थ्रू वो फिर रिएक्शन हो जाती है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद कैटलिस्ट वापस हमें मिल जाता है। तो कैटलिस्ट का मास और कैटलिस्ट में कोई भी चेंज आने वाली नहीं है जब भी हम रिएक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बताया इक्विलिब्रियम पर, और डेल्टा जी पे बताया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब फिर आपने ये सब नोट कर लिया, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, हमने इनको आपको अलग से दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। अब एक थ्योरी दी गई जिसे बोलते हैं कुलियन थ्योरी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुलियन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। हम ये कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हम उन्हें एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट हार्ड स्फीयर्स, और रिएक्शन क्यों होती है? ड्यू टू कुलियन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब जितनी नंबर ऑफ कुलियंस ज्यादा होंगी स्टूडेंट्स, उतनी ही रिएक्शन फास्ट होने वाली। तो नंबर ऑफ कुलियंस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कुलियन फ्रीक्वेंसी। मैं ये कह रहा हूं कि एक रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट ए प्लस बी, और ये बना रही है प्रोडक्ट। रिएक्शन हुई ए प्लस बी, इसने प्रोडक्ट बनाए, तो उन्होंने कुलियन थ्योरी दी। एक्चुअली में ये जो आपको पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती हैं, उन्हीं के बेस पे होती हैं, हम एज्यूम करते हैं इनको हार्ड स्फीयर्स। अब ये कोलाइड करेंगे स्टूडेंट, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा कुलियन के बाद? ये कह रहा है कि रेट इज गिवन बाय जेड ए बी इंटू ई ए पावर ई माइनस ई ए बाई आर। देखो, दो फैक्टर हैं, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो इसमें दो चीजें हैं, जेड ए बी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जेड ए बी होती है कुलियन फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? कुलियन फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कुलियन फ्रीक्वेंसी। तो कुलियन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है नंबर ऑफ कुलियंस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, मैंने यहां बताया नंबर ऑफ कुलियंस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कुलियन फ्रीक्वेंसी। तो कितनी कुलियंस एक सेकंड में होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे कुलियन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक फार्मूला बन गया रेट का, यूजिंग दिस इज कॉल्ड कुलियन थ्योरी। दिस फार्मूला इज गिवन बाय कुलियन थ्योरी। तो साइंटिस्टों ने कहा कि ये लो, कुलियन का रेट निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालनी है, तो ये कुलियंस के कारण होती है। अगर मुझे ये वैल्यू पता लग जाए और ये पता लग जाए तो मैं रेट बता दूंगा रिएक्शन का। लेकिन इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक था स्टूडेंट, इसकी लिमिटेशंस थी, बहुत बड़ी लिमिटेशन। क्या निकली इसकी? प्रॉब्लम क्या आई इस थ्योरी में कि यहां से जो रेट आ रहा था बहुत हाई आ रहा था, दिस गिव वेरी हाई रेट,
जो इससे रेट निकल रहे थे स्टूडेंट वो बहुत हाई थे, और एक्सपेरिमेंटली जो रेट आ रहे थे इससे बहुत कम थे। एक्चुअल जो रेट था वो इससे बहुत कम था, ये तो बहुत ज्यादा आ रही थी वैल्यू। तो ये एक लिमिटेशन, इसका क्या, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट, इसमें क्या डिफिकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है? देखो हमने हमेशा ये कहा कि देखो कुलियंस जो होती है सारी कुलियंस इफेक्टिव नहीं होती, सारी कुलियंस इफेक्टिव नहीं होती। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इफेक्टिव कुलियंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये नोट कर लिया मैंने लाल पेन से। इफेक्टिव कुलियंस मतलब कुलियंस जो होनी चाहिए स्टूडेंट वो इफेक्टिव होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी कुलियंस होंगी, उसमें ज्यादातर तो वेस्ट हो जाएंगी, कुछ ही कुलियंस इफेक्टिव होंगी। ऐसी कौन सी कुलियंस है स्टूडेंट जो इफेक्टिव होंगी? तो देखो इफेक्टिव कुलियंस वो होती हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगी। तो हमने एक फैक्टर तो ये बताया, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, कि बिना एक्टिवेशन एनर्जी के रिएक्शन नहीं होगी। तो उसका फैक्टर तो आपने कहा ये वाला है सर, ये फ्रैक्शन है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। एक और फैक्टर सामने आया उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर स्टूडेंट, ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है, और पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन जब होगी तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, रिएक्टेंट्स की एक ओरिएंटेशन भी होती है जो सही होनी चाहिए। भाई कोलाइड कर रही हैं दो चीजें, तो किस डायरेक्शन से कोलाइड कर रही हैं ताकि प्रोडक्ट बने स्टूडेंट्स? तो ओरिएंटेशन का फैक्टर है कि रिएक्शन जब होगी तो कौन सी ओरिएंटेशन रिएक्शन की होगी, किस तरह से कुलियंस होंगी, जो कि उनकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसे स्टेरिक फैक्टर भी कहा जाता है स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ, स्टेरिक फैक्टर। और इसका सिंबल मैंने पी दिया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, तभी तो कुलियंस इफेक्टिव होंगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे। इसीलिए तो ये वैल्यू स्टूडेंट बहुत हाई आ रही है, एक्चुअल वैल्यू से ये वैल्यू बहुत हाई आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। देखो यही लिमिटेशन है कि इन दो चीजों के बारे में यहाँ पर इसने नहीं बात की। ये कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए फॉर एनी रिएक्शन टू टेक प्लेस। अच्छा, आपको समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कंडीशन स्टूडेंट? कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर रिएक्शन, कंडीशन क्या है रिएक्शन होने के लिए स्टूडेंट? कोई भी रिएक्शन कंडीशन क्या है कि कुलियन शुड बी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कुलियंस कब होंगी स्टूडेंट्स, कब होंगी इफेक्टिव कुलियंस, कब होंगी? तो हमने कहा कि नॉट ऑल कुलियंस ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज, कुलियन विल बी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज ओनली इफ स्पीसीज ब्रॉट टुगेदर possess a certain minimum energy equal to activation energy. Further, the colliding species must be oriented in a manner favorable to necessary rearrangement of atoms and electrons. Thus, according to Cullinan theory, chemical reaction proceeds is equal to frequency of effective Cullinan, because atomic or molecular frequencies can be calculated to some degree only for gases by the application of kinetic theory. The application of Cullinan theory is limited to gas phase reactions. तो ये गैस फेज रिएक्शंस के लिए लिमिट हुई थी, क्योंकि गैस फेज में हार्ड स्फीयर्स हम मान सकते हैं पार्टिकल्स को। तो इफेक्टिव कुलियंस के लिए हम दो बातें आपको कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, दूसरा आपने कहा ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तब तो रिएक्शन होगी। और ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो फिर भी वो कुलियंस इफेक्टिव नहीं है और वो वेस्ट हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। Molecules must collide with sufficient energy and the chemical bonds can break. Molecules must collide with proper orientation. Student, ये दो कंडीशन मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तभी तो रिएक्शन को हम बताएंगे कि होगी। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे। यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिखाई स्टूडेंट, हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है। देखो ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है स्टूडेंट? ओरिएंटेशन फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें ऑलरेडी पता है आर्हेनियस थ्योरी से। यहां पर हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी
known as so that chemical bonds can break molecule must collide with proper orientation. A collision that meets two criteria and that results in chemical reaction is known as a successful collision or an effective collision. इसी को स्टेरिक फैक्टर भी मैंने बताया आपको, स्टेरिक फैक्टर, इसका सिंबल मैंने पी बताया। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, अब देखो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट, ये है ऑक्सीजन। अब ये रिएक्ट करने जा रहे हैं, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का तुमने कहा सर ये ऐसा फार्मूला लगा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें ऐसे दिख रही है, देख रहे हो, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन इस तरफ है, एक इस तरफ है, तब जाके ये CO2 बनती है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दूं तो ये मेरे पास ऑक्सीजन है। देखो ऐसे रिएक्शन हो रही है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे CO और O आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये लो, अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं बनना, देख रहे हो यहाँ पर, तो ये कोलियंस, ये ओरिएंटेशन सही नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं सी, देख रहे हो, और अब ऑक्सीजन को लेके आऊं, तो अब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की कुलियन हो रही है यहां पर, देख रहे हो। तो आपको बनाना था ये, तो ये देख रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन ने टकराया, यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बनने वाला नहीं है, रिएक्शन होने वाली नहीं, ये नॉट प्रॉपर, ये प्रॉपर है स्टूडेंट, ये क्या है, प्रॉपर। तो ये तो वेस्ट हो गई। ऐसे तो मॉलिक्यूल्स जब होते हैं रिएक्शन में बहुत सारे होते हैं, एक मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो याद रखिए इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं हर तरह की कुलियंस होंगी, लेकिन ज्यादातर कुलियन वेस्ट हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ना तो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ना उनकी ओरिएंटेशन सही है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। और जिनकी ओरिएंटेशन सही है और जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, सिर्फ वही रिएक्शन होंगी। तो इसलिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है। उन्होंने फिर मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाइड इक्वेशन बना दी। देखो ये एक नई इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, मॉडिफाइड इक्वेशन। तो कुलियन थ्योरी को हमने मॉडिफाई कर दिया, P का फैक्टर लगा दिया, तो अभी जो रेट है मेरा, मैं कह रहा हूँ रेट इज इक्वल टू P इंटू ZAB इंटू E माइनस EA बाई RT। तो दो कंडीशंस बताई, एक स्टेरिक फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, और यहाँ पर ओरिएंटेशन फैक्टर है, और एक एक्टिवेशन एनर्जी है, तब जाके रेट को मैं लिख सकता हूँ रिएक्शन के। तो यहाँ पर ये कुलियन थ्योरी को हमने मॉडिफाई कर दिया, एक फैक्टर P लगा दिया। ये क्वेश्चन पूछा था उसने एग्जाम में, व्हाट इज P फैक्टर, इसकी जरूरत क्यों है। तो की P फैक्टर क्या है स्टूडेंट, P फैक्टर की जरूरत इसलिए है कि मेरे को ओरिएंटेशन सही चाहिए तब रिएक्शन होगी, इसलिए हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया बाय पुटिंग ए टर्म P इज कॉल्ड द स्टेरिक फैक्टर, P इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, P is called the steric factor, P is called the probability factor, students. And in this, student, you find that this is a very important formula which I have given, कि मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा रेट बहुत हाई आ रहा था स्टूडेंट, रेट बहुत हाई आ रहा था रिएक्शन का। अब उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, इंप्रूव कर दिया, क्योंकि मेरे को दो फैक्टर्स को फुलफिल करना है किसी भी रिएक्शन के लिए, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी का फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर कहाँ से आया, ये वाला मेरा ओरिएंटेशन फैक्टर है, ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का फैक्टर है। तो मेरी मॉडिफाइड इक्वेशन जो कुलियन थ्योरी ने दी थी वो क्या बन गई, रेट इज इक्वल टू P ZAB माइनस E पावर EA बाई RT। आर्हेनियस ने जो इक्वेशन दी थी उसमें एक्टिवेशन एनर्जी थी, वो यहाँ आ गई। और मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन तभी हो सकती है अगर उसकी ओरिएंटेशन सही होगी। और स्टेरिक फैक्टर जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम की चीज है ये, हम उसको दिखाएंगे। तो हमने एक फैक्टर और लगा दिया P। यहाँ पे हमने आपको दिखाया ही है कि रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनना है, देख रहे हो यहाँ पर, तब जाके रिएक्शन होती है। तो ये कुलियंस पहले वाली जो थी ये गलत थी, ये सही नहीं है, और नंबर 2 वाली कुलियन सही है, ये इफेक्टिव है। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत काम का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक रिएक्शन पढ़ी है स्टूडेंट्स, जिसे
अल्काइल हैलाइड्स में यहाँ पर मैंने दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्काइल हैलाइड को हमने OH से रिएक्ट करके अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? अल्कोहल। देख रहे हैं रिएक्शन? देखो यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्शन मैं ले रहा हूँ CH3Br, इट रिएक्ट्स विद स्टूडेंट OH माइनस, प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है? अल्कोहल। तो ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 है स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा, तुमने की होगी। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर कहते हैं इसको। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, इसने Br को निकाल दिया बाहर, लेकिन हमें पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, इसकी शेप क्या होती है। लो मैं एक और कलर लेता हूँ स्टूडेंट, देखो बहुत मजेदार चीज है ये। यहां पर देखो स्टूडेंट, मेरे पास क्या है? Br, और ये मेरे पास लगे हुए H। तुम्हें पता है ये टेट्राहेड्रल शेप होती है, 109.5 डिग्री का इसका वो होता है। अब OH माइनस अगर इधर से आए, ये इसको तो बाहर जाना है और इसको अंदर आना है। ये इतना बड़ा ग्रुप है, देखो इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये ओरिएंटेशन गलत है। इसे बोलता हूं नो, यहां पे कुछ भी नहीं होना, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है। इसको मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो रिएक्शन नहीं होने वाली, रिएक्शन नहीं होने वाली। अब ये Br को जाना है बाहर स्टूडेंट, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे आएगा। अब देखो अगर मैं ऐसे करूं, ये पॉजिटिव था मेरा स्टूडेंट, ये नेगेटिव था, और OH माइनस अगर पीछे से आए, यहां से अटैक करे स्टूडेंट, तो ये ऐसे आराम से निकलेगा बाहर। ये इधर से आया और ये इधर से गया, ये बॉन्ड बना, ये टूटा, ये मेरी हाइड्रोजन है, ये मेरी हाइड्रोजन है। और देख रहे हो हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, Br का साइज बहुत बड़ा है। स्टेरिक फैक्टर कहते हैं इन्हें, स्टेरिक फैक्टर। बड़े ग्रुप से आना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मोटा है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, आसानी से आ जाएगा। तो अब क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये मेरा अल्कोहल बन गया स्टूडेंट, और ये Br माइनस बाहर आ गया, तो ये रिएक्शन हो गई। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है स्टूडेंट, इसको क्या बोलूंगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आपको बात समझ में आई कि किसी भी रिएक्शन के लिए, जो मैं आज की बात कर रहा था कुलियन थ्योरी की, कुलियन थ्योरी क्या है स्टूडेंट? की मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। सिर्फ कोलाइड तो तब करेंगे जब सारी कुलियंस इफेक्टिव होंगी, तभी तो रिएक्शन होगी। इफेक्टिव कुलियंस तब होंगी जब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी और उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होगी। इसीलिए ये फाइनल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि एक्सप्लेन द पी फैक्टर इन कुलियन थ्योरी। ये क्या बात हम कर रहे हैं? कुलियन थ्योरी की बात कर रहे हैं। हमारी सारी थ्योरी कौन सी चल रही है स्टूडेंट्स? ये है कुलियन थ्योरी। कुलियन थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, और कुलियन थ्योरी का फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनी। पी को स्टेरिक फैक्टर कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर कहते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर है। ये Z हमने भी बता दिया, ये कुलियन फ्रीक्वेंसी है, कितनी कुलियन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम होंगी रिएक्शन की। तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनी, और इसे हमने कई एग्जाम्पल से तुम्हें एक्सप्लेन किया। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं मैं हमेशा ही अपने लेक्चर में डालता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके सामने पेपर में आ जाएगा कहीं भी, किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन से लेके कहीं भी। तो आपको बहुत ध्यान से सब कुछ समझना है और देखना है। और आप अपने नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और कलर्ड पेन यूज करिए और सारी चीज़ों को समझ लीजिए। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से सीधी बात करिए, लाइव सेशंस होते हैं, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है हमारा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और हमारा एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद रहता है, बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर। केमिस्ट्री को डी कोड करना है। अब मुझे भी पढ़ना पड़ता है डी कोड के लिए, ये थोड़ी कि मैं कहूँ कि मैं भाई कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा तो पढ़ के आऊँगा और पढ़ूंगा, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती होंगी तो उनको भी मुझे पढ़ना है। अभी मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं BSc को पढ़ाऊंगा, फिर MSc को पढ़ाऊंगा, तो सारी किताबें पढ़ूंगा ना, डी कोड करूंगा, लेकिन करूंगा तो करूंगा। तो डिसीजन है कि हमने करना है। तुम्हारे को भी यही कहता हूँ कि एग्जाम तो मुश्किल है भाई, जी में जाना है, नीट में जाना है, मुश्किल है, लेकिन तुम डिसीजन लो, करना है करना है करना है। तो आप फिर मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तो आप फिर कर जाओगे। और अच्छी कोच का बहुत फायदा होता है, अच्छी कोचिंग से तुम्हें बहुत लाभ होता है, वो बहुत कुछ तुम्हें बताते हैं।
और ऐसे क्वेश्चन वो ऑलरेडी लेक्चर्स में बार बार डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आए होते हैं, तो आपको बेनिफिट है। बेस्ट विशेस, फिर मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। आज का सेशन अच्छा रहा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए हमारे साथ। जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें लाइए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।